चलिए, नाउ स्टार्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी अब इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य, यानी सवाल पूछने वाले वाक्य। ओके, चलिए सवाल पूछने वाले वाक्य पे चलते हैं हम लोग, देखते हैं। इसमें है सबसे पहले R1, क्या लिखा है बच्चा? R1 लिखा है। R1 एक बाइक भी आती है जो लगभग, अब ये सोचोगे R15 की नहीं बात कर रहा हूं दोस्तों, R1 की बात कर रहा हूं जो लगभग 19 लाख की आती है। आ रही बात समझे? उसकी बात कर रहा हूं। तो अब देखो यहां पे फिलहाल बाइक को छोड़ दो, गोली मारो। अब देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कि R1 का मतलब रूल नंबर 1। अब सेड 2 को किस में चेंज करेंगे? आस्क्ड और इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज करेंगे। ये दो, या तो आस्क्ड में चेंज कर देंगे या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज कर देंगे सेड 2 को। पहले हम सेड 2 को किस में लेके जा रहे थे बच्चा? ध्यान समझना, पहले हम लोग लेके जाते थे टोल्ड में, आ रही बात समझे? लेकिन अब किस में लेके जाएंगे? आस्क्ड और इंक्वायर्ड ऑफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब पहले समझ लो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी डायरेक्ट में सवाल पूछना, तो इनडायरेक्ट में जब हम उसे बनाएंगे तो जो है उसको उसी में सेड 2 को हम आस्क्ड और इंक्वायर्ड में डालेंगे। अच्छा, और क्या कह रहा है? नो यूज ऑफ दैट। अच्छा, पहले हम दैट लगाते थे, अब इंट्रोगेटिव में दैट नहीं लगाएंगे। अभी नहीं समझ में आएगा, अभी देखो समझ में आएगा मैं जब रूल पढ़ाऊंगा। अच्छा, इंट्रोगेटिव जब पढ़ते हैं या इंट्रोगेटिव जब बोलते हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं ना। जैसे अगर कोई कहे कि पागल हो क्या, तो ऐसे बोलेंगे ना, आर यू क्रेजी, ठीक है, आर यू क्रेजी, ठीक है, ये इंट्रोगेटिव का चिन्ह हो गया। ये पहले हम क्या लगता है? यू आर क्रेजी, तो यानी तुम पागल हो, तो फुल स्टॉप लगाते हैं। लेकिन आर यू क्रेजी ये इंट्रोगेटिव का चिन्ह, इसी इंट्रोगेटिव के चिन्ह की बात कर रहा है। ओके, ही इज टॉकिंग अबाउट दिस इंट्रोगेटिव चिन्ह, ठीक है मार्क। चलिए देखते हैं, अब इसी की बात कर रहा है, कह रहा है कि इसको किस में लेके जाएंगे बच्चा? इसको लेके जाएंगे हम लोग असर्टिव सेंटेंस यानी फुल स्टॉप में। इज दैट क्लियर? एक तरीके से ये भी है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग इनडायरेक्ट में असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। जैसे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अब जब हम इसको लेके जाएंगे इनडायरेक्ट में, ये डायरेक्ट है, जब इनडायरेक्ट वाले में लेके जाएंगे तो यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे। चलिए आगे चलते हैं। चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस, ओके लिखा है ना, चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस यानी असर्टिव सेंटेंस में लेके चले जाएंगे। अब आगे चलते हैं, नियम देखते हैं। नियम क्या है भैया? नियम कानून क्या है? हर चीज का नियम होता है, इस बात का ध्यान रखें। हर चीज का नियम होता है, विदाउट रूल्स विदाउट रेगुलेशन का कुछ नहीं चलता। अगर जिसने रूल्स बना लिए अपने लाइफ में भी, तो वो भी आगे जाएगा हर हालत में, उसको आगे जाने से कोई रोक नहीं सकता। चलिए देखिए, लिखा है जब डायरेक्ट स्पीच में यानी इन्वर्टेड कामा से बाहर वाली की बात कर रहा है, ऐसा प्रश्न हो, नहीं सॉरी यार, डायरेक्ट स्पीच यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर वाली की बात कर रहा है, माफी चाहता हूं। लिखा है कि ये इन्वर्टेड कामा के अंदर वाली की बात कर रहा है। मैं बता देता हूं, पहले दिखा देता तो आने के, नहीं तो परेशान हो जीवा, लगभग कुल इनका प्रॉपर खजुआवे तो दिक्कत हो जाए। देख, डायरेक्ट स्पीच मतलब इसकी बात कर रहा है, आ रही बात समझे? देख ला को लेना क्या फाड़ तो लगभग चिल्लाए, यही तो दिक्कत हो जाए। अरे बस में आर यू गोइंग, ये है डायरेक्ट स्पीच। कह रहा है डायरेक्ट स्पीच में ऐसा प्रश्न हो जिसका उत्तर यस या नो में दिया जा सके। कैसे दिया जा सके? यस या नो में। जैसे तुम नहीं खेलोगे, तुम नहीं रिचार्ज कराओगे, वह नहीं आएगा। आ रही बात समझ में? तुम जा रहे हो, क्या तुम जा रहे हो? इस तरीके का जब सवाल हो जिसका जवाब हम यस या नो में दे सके, ठीक है। क्या तुम्हारे पापा नहीं मान रहे हैं? क्या तुम मेरा काम नहीं करोगे? तो ऐसे सवालों का जवाब यस या नो में दे सकते हैं। अब जैसे अगर उसने कहा तुमसे, सामने वाले ने, कि क्या तुम मेरे साथ नहीं आओगे? नहीं भाई मैं नहीं आऊंगा, तो यानी नो, नहीं आ सकता, ठीक है। तो इस तरीके के वाक्य को हम बोलते हैं यस या नो टाइप, यानी जिसका सवाल जवाब आप यस या नो में दिया जा सकता है। रिपोर्टेड स्पीच के किसी सहायक क्रिया एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब क्या होता है भैया? देखो, एक्सिलरी वर्ब होता है इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, शैल, विल, हैज, हैव, हैड, कैन, मे। ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूं, ठीक है। ये हाँ मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो इन सब का। इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, डिड, शैल, विल, हैव, हैड, कैन, मे आदि से शुरू होते हैं। तो इनडायरेक्ट स्पीच को कनेक्टिव वर्ड मतलब जोड़ने वाला,
कनेक्टिव यानी शादी, जब शादी होती है ना तो ये लड़का होता है मान लो बॉय, और ये गर्ल यानी लड़की, इन दोनों को जोड़ने का काम ना अगुआ करता है शादी में। पहले ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेचारा, बहुत गाली भी सुनता है। अगर छोला वाला काजे का नहीं बना है ना शादी में तो बड़ा गाली सुनता है, क्या यही व्यवस्था है आपकी, देख लिया आपका क्या व्यवस्था, आपकी क्या पावर है। लड़के के दोस्त दोस्त लोग बोलते रखते हैं, ठीक है। और एक तो लड़के का फुप्पा और नाराज हो जाएगा। अरे बस में फुप्पा बहुत तेज नाराज होते हैं शादी में, उनका ख्याल रखा करो। चलो देखते हैं। चलो भाई ये हाँ आ गए हम लोग फिर से। क्या कहा कि जब डायरेक्ट स्पीच में ऐसा प्रश्न हो जिसका उत्तर यस या नो में दिया जा सके, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच किसी सहायक क्रिया एक्सिलरी वर्ब से इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डस, डिड, शैल, विल, हैज, हैव, हैड, कैन, में आदि से शुरू हो तो इनडायरेक्ट स्पीच को कनेक्टिंग वर्ड इफ, इफ की हिंदी होती है आह, अगर, इसकी हिंदी होती है, आ रही बात समझे, इफ की हिंदी होती है अगर, ये भी होती है यदि, ये भी होती है, लेकिन यहाँ पे हिंदी से मतलब नहीं है। आ रही बस में, यहाँ पे सिर्फ कनेक्टिंग वर्ड की मतलब है। इफ और वेदर से प्रारंभ किया जाता है, उसके बाद कर्ता लगाकर फिर क्रिया का प्रयोग करते हैं। मतलब जो दैट लगाते थे हम लोग बच्चा, इन्वर्टेड कामा बराबर दैट लगाते थे, ध्यान समझना, इन्वर्टेड कामा बराबर दैट लगाते थे, तो अब इफ लगाएंगे या तो वेदर लगाएंगे, ठीक है, इन्वर्टेड कामा बराबर। आ रही बात समझ में, ये इन्वर्टेड कामा बराबर पहले हम दैट लगाते थे, अब लगाएंगे इफ या वेदर लगाएंगे। चलिए वाक्य देखते हैं कैसे वाक्य बनाते हैं हम लोग। ओके वाक्य बना देते हैं। चलो भाई मंगरू पढ़ते हैं। लिखा है डायरेक्ट सेंटेंस, लिखा है आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, आई सेड टू हिम मैंने उससे कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यानी सवाल है। आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो, इसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है, यस या नो में, दोनों में से किसी एक में दिया जा सकता है। अगर तुम जा रहे हो तो बोल दो हाँ यस मैं जा रहा हूं, अगर तुम नहीं जा रहे हो तो सीधा बोल सकते हो नो। ओके तो यानी आई सेड टू हिम मैंने उससे कहा, आर यू गोइंग क्या तुम जा रहे हो, तो यानी आई सेड टू हिम मतलब मैंने उससे पूछा। अब इसको बनाएंगे कैसे, इनडायरेक्ट में, देखिए आई का आई हो गया, सेड टू को हम किस में लेके जा रहे हैं, आस्क्ड में लेके जा रहे हैं। मैंने कहा था या तो आप आस्क्ड में लेके जाएंगे या तो आप जो है इंक्वायर्ड में लेके जाएंगे। इज दैट क्लियर। तो आई आस्क्ड हिम, टू उसी तरीके से हटेगा जैसे पिछली बार हट रहा था। अब क्या करेंगे, इन्वर्टेड कामा को इफ में बदल देंगे, किस में बदल देंगे, इफ में, देखो कहा ना इफ में बदल देंगे। तो आर यू गोइंग, अब इसको असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे। कौन सा सेंटेंस बनाएंगे, असर्टिव। मैंने कहा था कि इन, देखो ध्यान से समझना, ये पहले यहां समझ लो, चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस लिखा है, चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस, इसलिए असर्टिव सेंटेंस में लेके जाएंगे। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तब ध्यान से बारीकी से देखिएगा फिर से। ओके लिखा है कि आई आस्क्ड हिम मैंने उससे पूछा, इफ लग गया, ही वाज गोइंग, ठीक है, और यहां पे क्वेश्चन मार्क हट गया, फुल स्टॉप लग गया, देख लीजिए। तो ही कैसे लगा, ही लगा है, ये आपका ये जो यू है ये इसके अनुसार लगा है, और ये बात समझ में, इसके अनुसार लगा है। आई आस्क्ड हिम इफ ही वाज गोइंग। चलिए अगला वाक्य देखिए, नहीं समझ में आ गया वीडियो को फिर से रिपीट करके देखना, अगले सेंटेंस को देखिए फिर से और बहुत बारीकी से ध्यान से। डायरेक्ट सेंटेंस लिखा, राम सेड टू हरी, राम ने हरी से कहा, क्या, विल यू गो टू स्कूल टूडे, क्या तुम आज स्कूल जाओगे, इसका जवाब यस या नो में दिया जा सकता है कि यस या नो। और ये बात समझ में, तो समझ में आ जाएगा। अगर पूछा जाए कि क्या तुम स्कूल जाओगे तो तुम बोल सकते हो यस या तो नो बोल सकते हो, दोनों में से एक बोल सकते हो। अब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या, राम का राम हो जाएगा, सेड टू को आस्क्ड में लेके जाएंगे, क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही लिखा है नियम में कि सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में लेके जाएंगे। तो राम सेड, तो सेड टू हरी, तो राम आस्क्ड हरी हो गया। अब क्या, या तो यहाँ पे इफ लगा देते या तो वेदर, तो हमने क्या लगा दिया, वेदर लगा दिया। अच्छा यू किसके अनुसार होगा, हरी के अनुसार होगा, तो यहाँ पे ही लग गया। अच्छा विल को उड में लेके जाते हैं, ये कंफर्म है आपको, तो उड हो गया। गो को गो हो गया, ठीक है, और कहीं जाते हैं तो बीच में टू लगाते हैं, जब जाते हैं तो कहीं भी टू लगाते हैं, जैसे बाजार जा रहे हैं तो आई एम गोइंग टू स्कूल, ये स्कूल जा रहे हैं तो आई एम गोइंग टू स्कूल, बाजार जा रहा आई एम गोइंग टू मार्केट, नदी जा रहा आई एम गोइंग टू रिवर, कहीं भी जा रहे हो, ठीक है, कहीं भी जाने की बात कर रहे हो, जब नहा धो के तैयार होके जाते हो ना तो उसके लिए
उस डायरेक्शन जहां जाते तो वहां के लिए टू लगाते हैं। ये आपका प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का पार्ट जब पढ़ेंगे, चैप्टर जब पढ़ेंगे तब जाकर क्लियर होगा। आ रही है बात समझ में? चलिए, तो ही वुड गो टू स्कूल दैट डे। अच्छा, दैट कैसे चेंज हुआ ये पता है ना? दैट टुडे में, टुडे को दैट डे में चेंज करते हैं बच्चा, इस बात का ध्यान रहे। ओके, चलिए अगला वाक्य देखते हैं। अगला वाक्य है डायरेक्ट। क्या है? आई से टू हिम, मैंने उससे कहा। क्या कहा भाई? कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो व्हाट द टाइम इज, समय क्या हुआ है? ओके, अब भैया देख लो, ये कह रहा है कि कैन यू टेल मी व्हाट द टाइम इज, क्या तुम्हें बता सकते हो? क्वेश्चन मार्क लगा। अब ये आई का आई हो गया। आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा। इफ ही, कैन का कुड हो गया। टेल मी व्हाट द टाइम वाज, इसको वाज में लेके चले गए, बस बात खत्म। ओके, जिन लोगों को नहीं समझ में आएगा वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं उनको फिर से एक्सप्लेन करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा और पीडीएफ देने की पूरी कोशिश करूंगा। ये सारी टॉपिक आपको आपके किताब में मिल जाएगा, इस बात का ध्यान रखें खास तौर पे। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। R6 यानी रूल नंबर 6, रूल नंबर आपकी किताब के अनुसार पढ़ा रहे हो, इस बात का ध्यान रहे। रूल नंबर 6 पढ़ते हैं, देखते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सहायक क्रिया डू और डज हो और उसके बाद ना नॉट ना हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय डू और डज को हटा देते हैं और मुख्य क्रिया को सिंपल पास्ट टेंस में बदल देते हैं। ध्यान से समझिएगा। इज दैट क्लियर? अगर यहां पे नॉट का प्रयोग ना है, नहीं है, तो डू डज को हटा देंगे सिंपल पास्ट इनडायरेक्ट बनाते समय। इस बात का ध्यान। इतनी बड़ी बतिया लिखने का मतलब सीधी सी बात है यार। जब सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं तो निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में डू और डज का प्रयोग करते हैं, असर्टिव में डू और डज का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते। उसी तरीके से सिंपल पास्ट में, तो जब सिंपल पास्ट में डू और डज का प्रयोग करते, डिड का प्रयोग करते हैं। जब नहीं, निगेटिव इंट्रोगेटिव, जब अगर वो इंट्रोगेटिव और निगेटिव बन रहा है तो डिड का प्रयोग करो, नहीं बन रहा है तो मत करो, दैट्स ऑल, मैटर खत्म। ये देखो समझना होता है, किसी चीज को रट्टा मत मारो। रटी हुई चीज हमेशा भूली जाती है, ठीक है? आपको क्या करना है? आपको समझना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे वही पढ़ेगा जिसको समझना होगा, ठीक है? रट्टा मारने वाला लड़का स्कूल में ही पढ़ सकता है, क्लासरूम में ऑफलाइन में ही पढ़ सकता है। ये यहाँ पे उसके बस की बात नहीं है कि क्लासरूम में बैठ के समझ ले। आ रही है बात समझ में? यहाँ पे वही पढ़ेगा जिसको बच्चा समझ में आएगा, वो समझेगा, वो पढ़ेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार वीडियो देखो, तभी आएगा समझ में। इज दैट क्लियर? हमेशा अच्छी किताबें, अच्छे लोग और अच्छा सब्जेक्ट कभी जल्दी समझ में नहीं आता। एज ए एग्जाम्पल, तुम भगवत गीता पहली बार पढ़ के दिखा दो, उसमें से ये कह दो कि सर मैं जो है 50 लाइन समझ चुका, घंटा ना समझ पाओगे। आ रही बात समझे? लिखित में दे देता हूँ, लेके आना 500 रुपए का स्टाम्प पेपर, उस पर लिखित में मोहर लगा के दे दूंगा। आ रही बात समझ में? कभी भी अच्छी किताबें, अच्छे लोग कभी भी नहीं समझ में आएगी। भगवत गीता अच्छी किताबों में से आता है ना, इसीलिए कह रहा हूं कि कभी भी पढ़ो, नहीं समझ में आएगी। एक, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार आपको पढ़ना पड़ेगा। जब पढ़ लेंगे तभी आपको समझ में आ रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बुरा मत मानना, फिर भी बुरा मान के क्या कर लोगे? अनसब्सक्राइब करके चले जाओगे, और क्या कर लोगे? इससे ज्यादा और कुछ कर नहीं सकते। आ रही है बस मुझे, लेकिन मैं सच कह रहा हूं, सच कहता हूं, और सच हमेशा नंगा होता है। आ रही है बात समझ में? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गार्ड वो आई है, एक फिल्म आई है ना, क्या नाम है, ओ माई गॉड 2, उसमें अक्षय कुमार ने परेश रावल से कहा था कि सच हमेशा नंगा होता है, ठीक है? सच हमेशा बुरा भी लगता है। लेकिन मेरे बच्चों ध्यान दो, ठीक है? नहीं समझ में आ रहा, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार वीडियो को देखो, आएगा समझ में, जरूर आएगा। इज दैट क्लियर? चलिए रूल नंबर 6 देखते हैं। अब क्या है? डायरेक्ट बनाएंगे। डायरेक्ट है ये, पहले डायरेक्ट ऑलरेडी दिया है तो उसको इनडायरेक्ट बनाएंगे। लिखा है सेड टू मी, ही सेड, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। डू यू नो सोहन, तुम सोहन को जानते हो? क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी प्रश्नवाचक है। लिखा है सी सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, डू यू नो सोहन, इंट्रोगेटिव का चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। अब बनाएंगे इसको इनडायरेक्ट में। कैसे बनेगा? सी का सी हो गया, आस्क्ड में लेके जाएंगे, ये आपको पता है। सी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, इन्वर्टेड कॉमा को वेदर में लेके गए, तो अब ये आई में जाएगा। यू को आई में चेंज करेंगे और मी का
जो है मी आपका ऑब्जेक्टिव केस है, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है बच्चा, आई होता है। कभी ऊपर देखो पढ़ाया है मैंने रूल ऑफ जो है चेंज ऑफ प्रोनाउंस में, वहां पर रूल्स ऑफ प्रोनाउंस में पढ़ाया है कि प्रोनाउन का चेंज कैसे होता है। जो लोग नहीं जानते वो लोग वीडियो को जरूर देखेंगे। ओके, तो सी आस्क्ड मी हो गया, वेदर हो गया, आई नो सोहन, मैं सोहन को जानती हूँ। यहाँ पे देखिए डू हट गया। इज दैट क्लियर? क्योंकि यहाँ पे ये कौन सा बना है, सिंपल पास्ट टेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। अगला सेंटेंस लिखा है डायरेक्ट, सीता से टू हरी, सीता ने हरी से कहा, क्या कहा, सुन ले मेरी बतिया, डू यू गो टू देयर, सॉरी डू यू गो देयर, क्या तुम वहां जाते हो। तो इनडायरेक्ट में लिखा है सीता का सीता, आस्क्ड का आस्क्ड हो गया हरी, इफ ही वेंट देयर, क्या हुआ वहां गया, ये हो गया आपका। चलिए अगला देखते हैं, रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 पढ़ते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में डू और डज के बाद नॉट हो तो डू और डज के स्थान पर डिड का प्रयोग होगा। मैंने कहा था ना, अभी बताया था, अभी मैंने आपको बताया कि देखो समझो, उसी वक्त ये बोला था ये वाक्य के बारे में, ठीक है। नहीं तो रूल इतना बड़ा नहीं पढ़ना पड़ता। अगर उस चीज को समझ लोगे, जब मैंने बोला कि बच्चा समझो किसी चीज को, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। ओके, जब तक सेंटेंस के मीनिंग नहीं समझोगे तब तक कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। आ रही है बात समझ में? दूसरी चीज, इंसान बड़ा तब नहीं होता जब वो बड़ी बड़ी बातें समझे। आ रही है बात समझ? इंसान बड़ा तब होता है जब वो छोटी छोटी बातें समझने लगे। ओके, तो इस बात का ध्यान रखें, छोटी छोटी बातें आप समझ रहे हैं तो इसका मतलब आप बड़े हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं। तो इसीलिए छोटी छोटी पॉइंट को समझने की कोशिश करें। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में डू और डज के बाद नॉट हो तो डू और डज के स्थान पर डिड लगेगा। अरे सिंपल सी बात है यार, तुम पढ़े नहीं हो? सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू और डज का यूज होता है और वही सिंपल पास्ट में डिड का यूज होता है। बस बात खत्म, 100 बात की एक बात, सीधी बात, नो बकवास। चलते हैं हम लोग, पढ़ते हैं क्या लिखा है। यहाँ पे देखो डायरेक्ट में लिखा है, फादर से टू मी, पापा ने मुझसे कहा, क्या कहा, डू यू नॉट ओबे मी, तुम मेरी बतिया नहीं मानता। हरामखोर कहीं का, पापा कह रहे हैं, ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूं, पापा कहते ना, ऐसे गाली देते हैं कि नहीं। पापा कहता है किस फादर से टू मी, पापा ने मुझसे कहा, डू यू नॉट ओबे मी, तुम मेरी बात नहीं मानते हो। इनडायरेक्ट बनाएंगे कैसे, फादर आस्क्ड मी, आस्क्ड में लेके चले जाएंगे, फादर आस्क्ड मी, पापा ने मुझसे पूछा, इफ आई डिड नॉट ओबे हिम। तो देखिए यू को मी के अनुसार चेंज कर दिया तो आई हो गया। और ये फादर उतर जाएगा, सेड टू को आस्क्ड में लेके जाएंगे, ये तो पता है। उसके बाद इन्वर्टेड कामा मी हो गया, ये तो पता है आपको। अच्छा, यू मी के अनुसार यहाँ पे आई हो गया, ये पता है। अच्छा, रूल है डू को डिड में लेके चले जाएंगे अगर यहाँ पे नॉट लगा है तो फिर यहाँ पे नॉट लगा के ओबे मी का यहाँ पे पापा का ऑब्जेक्ट जो है वो आपका जो है ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हिम लग जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा, फादर सेड टू मी, डू यू नॉट ओबे मी, तो इनडायरेक्ट बनेगा, फादर आस्क्ड मी इफ आई डिड नॉट ओबे हिम। इज दैट क्लियर? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। जिन लोगों को नहीं समझ में आया है बाकायदे अपना टाइपिंग करें, टाइपिंग करके कहें सर समझ में नहीं आया, आप एक बार फिर से बता दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट सेंटेंस क्या है, रमेश सेड टू हिज फ्रेंड, रमेश ने अपने दोस्त से कहा, डोंट यू गो टू स्कूल कॉलेज ऑन आ रेनी डे, बारिश में कॉलेज मत जा मेरे भाई। कह रहा है कि बारिश में कॉलेज मत जा, जाएगा क्या हो जाएगा, कपड़ा खराब हो जाएगा और बाकी फुलझड़ियां भी नहीं आई होंगी। यही यानी दोस्त यार नहीं आए होंगे तो कॉलेज जाने का मतलब ही नहीं है यार, कॉलेज जाने का क्या फायदा। कौन कह रहा है ऐसा? उसका दोस्त कह रहा है। इज दैट क्लियर? खुद तो दुष्ट अपने नहीं जा रहा है और अपने दोस्त को भी नहीं जाने दे रहा है। तो अगर आप लोगों के पास ऐसे दोस्त हैं तो इग्नोर हिम, उन्हें इग्नोर करो, ठीक है। चलिए, कह रहा रमेश सेड टू हिज फ्रेंड, अपने दोस्त से कहा कि रमेश आस्क्ड हिज फ्रेंड। अब इन्वर्टेड कामा को इफ में बदल दिया, यू को फ्रेंड के हिसाब से ही लग गया, डोंट को डिड नॉट में चेंज कर दिया, गो टू स्कूल ऑन अ रेनी डे, तो उसको उसके ही अनुसार गो टू कॉलेज ऑन अ रेनी डे, मैंने स्कूल बोल दिया, कॉलेज है। इज दैट क्लियर? चलिए अगला नियम, रूल नंबर 8, चलिए पढ़ते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में डिड हेल्पिंग वर्ब हो तो इसे हटाकर मुख्य क्रिया को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। ध्यान समझने, रिपोर्टेड स्पीच में अगर यहां पे क्या है, डिड है,
देखो डिड है ना, अगर इसको किस में लेके जाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस का फार्मूला देखो, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये है बच्चा फार्मूला, प्लस ऑब्जेक्ट है, ये है इसका फार्मूला। ठीक है, ये है पास्ट परफेक्ट का फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको कैसे करेंगे, ध्यान समझिए। अगर रिपोर्टेड स्पीच में डिड हेल्पिंग वर्ब हो तो इसे हटाकर मुख्य क्रिया को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। अब डायरेक्ट सेंटेंस क्या है, ही सेड टू मी, अब ही सेड को ही आस्क्ड मी बदलिए, तुरंत बदल दिया, इन्वर्टेड कामा को वेदर में कर दिया। उसके बाद डिड यू लैंड मी योर बुक, क्या तुम अपनी किताब मुझे उधार दे सके, अब क्या है, दे सकते है, यही था, इस तरीके से। तो आप यू के मी के अनुसार आई हो गया, डिड को हैड में लग दिया, देखिए आई सब्जेक्ट हो गया, हैड लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लैंड की थर्ड फॉर्म लेंट हो गई, मी का हिम हो जाएगा, योर का माई हो जाएगा, बुक का बुक हो जाएगा, बस बात खत्म, सीधी बात, नो बकवास। बाकी अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट में सेक्शन में मेंशन करें, मैं उसको आई विल एक्सप्लेन ट्राई, ओके, एंड ट्राई टू एक्सप्लेन नेक्स्ट वीडियो, ओके। चलिए, जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक, जब तक देखिए पूछना पड़ेगा, कभी भी हमेशा जानने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको पूछना पड़ेगा, हर हालत में आपको पूछना पड़ेगा। जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक बात बनेगी नहीं, आपको हर हालत में पूछना ही पड़ेगा। आ रही बात समझ में, पूछना पड़ेगा। जैसे होता है ना, इलेक्शन आता है ना, अभी आ रहा है 2024 का इलेक्शन, तो उसमें क्या कहता है कि पूछना जरूर पड़ेगा, और कुछ कभी भी किसी से भी पूछो जरूर, चाहे कोई भी हो, कितनी भी बड़ी पदवी पे हो, कितनी भी बड़ी पदवी पे हो, कितनी भी बड़ी पदवी पे हो, कितने बड़े पोस्ट पे हो, उससे पूछो जरूर, आस्क द क्वेश्चन। आ रही बात समझे। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं इनसे पूछ के, तो मैं इनसे पूछ के जो इनका अपमान करूंगा, गलत करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, पूछने का भी कई तरीके से तरीका होता है, ओके। जैसे पूछने का भी कई तरीके से तरीका होता है, और उन तरीकों को आप यूज करिए। आज जब उन तरीकों को आप यूज करेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। इज दैट क्लियर। बाकी कमेंट वगैरह करते रहिए, मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं कमेंट करते रहिए। अब देखिए, मैं आपको पूछने का तरीका बता देता हूं। जैसे किसी ने, अगर जैसे आप दुकान किए हैं इनकेस, और आप उधारी नहीं देना चाहते हैं, आप दुकान किए हैं और उधारी देना आपको दिक्कत हो रही है कि मतलब भाई मैं उधारी दे रहा हूं तो मेरा नुकसान हो रहा है, तो किसी ने लाइन लिखी हुई है, ये कहीं पर लाइन लिखी हुई थी, मैं पढ़ा, बड़ा जबरदस्त लाइन था कि ग्राहक हमारे भगवान है, ओके, ग्राहक और हमारे भगवान है, और भगवान को हम उधार दे नहीं सकते, इतनी हमारी औकात नहीं है। आ रही बात समझ में, कि बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी हुई थी कि ग्राहक हमारे भगवान होते हैं और हमारी इतनी औकात पे नहीं कि हम भगवान को उधार दें। इज दैट क्लियर। तो यानी उसने उधारी देने से मना किया है, कितना खूबसूरत अंदाज में उसने बोला है। इज दैट क्लियर। तो इसी तरीके से अगर आपको कोई भी बात पूछनी है तो आप इतने खूबसूरत अंदाज में पूछिए कि आपका काम भी हो जाए और सामने वाला नाराज भी ना हो। इसी को बोलते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इज दैट क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। रूल नंबर 9, रूल नंबर 9 में देखते हैं क्या लिखा है। यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रश्नवाचक शब्द यानी WH फैमिली की बात कर रहा है, ध्यान समझिएगा। WH फैमिली, कौन कौन जानता है WH फैमिली के बारे में? जो लोग जानते हैं वो बताएंगे मुझे, जो लोग नहीं जानते वो भी बताएंगे। WH फैमिली, व्हाट, हु, विच, हुम, हुज, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, ये सारे के सारे क्या है? WH फैमिली है। से शुरू होता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में कोई अन्य कनेक्टिव वर्ड नहीं लगेगा, यानी जो भी वाक्य WH फैमिली से शुरू होता है उसमें कनेक्टिंग वर्ड नहीं लगेगा। ध्यान से समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे लिखा है यहां पे एग्जांपल लिखा है, ध्यान से समझिए जरा। यहां पे लिखा है डायरेक्ट में, ही सेड टू मी, उसने कहा, वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो, उसने कहा तुम कहां रखते हो। तो ही सेड को ही सेड टू मी है तो ही आस्क्ड मी हो जाएगा तुरंत, ही आस्क्ड मी। अच्छा क्या कह रहा है? WH फैमिली लगा यानी प्रश्नवाचक शब्द लगा है तो इनडायरेक्ट स्पीच में कोई कनेक्टिंग वर्ड ही नहीं लगेगा। तो इफ और वेदर का सवाल ही खत्म, टाटा बाय बाय हो गए। तो बस क्या है अब, क्या है? वेयर WH फैमिली है, ये इसी को बोलते हैं WH फैमिली यानी इंट्रोगेटिव
वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द, इसी को बोलते हैं। तो आप क्या हो जाएगा, वेयर हो गया और इसको सब्जेक्ट जो असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे। तो असर्टिव सेंटेंस का फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, इस तरीके, सॉरी सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये फॉर्म है। तो आई लिव्ड हो जाएगा, सीधी सी बात, डू यू लिव, आई लिव्ड हो जाएगा, बन गया। देखिए बहुत जबरदस्त तरीके से। अगला वाक्य देखते हैं। अगला वाक्य क्या है, डायरेक्ट। ही सेड टू मोहन, उसने मोहन से कहा हाउ मच मनी डू यू वांट, तुम्हें कितना पैसा चाहिए। अब ये फिर हाउ मच है, तो इसको बोलते हैं WH फैमिली, ध्यान समझिए, इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड यानी WH फैमिली। ठीक है, जब ये WH फैमिली है तो कैसे बनाएंगे, इनडायरेक्ट में। ही आस्क्ड मोहन, उसने मोहन से पूछा, इन्वर्टेड कामा, इफ और वेदर, फिर खत्म हो जाएगा क्योंकि ये WH फैमिली है। नियम है कि WH फैमिली अगर डायरेक्ट में है तो इनडायरेक्ट में जो है इफ और वेदर का प्रयोग होगा ही नहीं, तो लग जाएगा हाउ मच मनी ही वांटेड, बस बात खत्म। देखिए बहुत जबरदस्त है, आ रही बात समझ में, इसे समझना होगा। अगला देखिए, डायरेक्ट। ही सेड टू हर, मैंने उससे कहा, क्या कहा, हु आर यू, तुम कौन हो, एंड वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहां से आ रही हो। आ रही है बात समझ में। तब देखिए यही वाला कनेक्टिंग वर्ड बनेगा। देखिए आई इंक्वायर्ड ऑफ हर, मैंने उससे पूछा, और देखिए इंक्वायर्ड ऑफ लगा है, ठीक है, इंक्वायर्ड ऑफ लगा, आस्क्ड हट के क्या लगा है, इंक्वायर्ड ऑफ लगा दिया गया है, ठीक है। तो आई इंक्वायर्ड ऑफ हर, देखिए ये कनेक्टिंग वर्ड है, दैट होना, इफ या वेदर होना चाहिए, तो यहाँ पे हु लग गया, तो यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट सिंपल में बन जाएगा। तो सी वाज, ओके, तुम सी वाज और एंड का यूज करके जैसे का तैसे करेंगे, वेयर हो जाएगा, सी वाज कमिंग फ्रॉम, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है तो ये असर्टिव में बनेगा, तो सी वेयर सी वाज कमिंग। चलिए आगे चलते हैं। अगला है बच्चा एक्सरसाइज 5A, इसे लिखा गया है डू योरसेल्फ, ये आपको अपने आप करना है, आपको खुद बनाना है। जो अभी मैंने इतना रूल, इतना एग्जांपल, इतना नियम बताया आपको, अब आपको खुद से करना है। इज दैट क्लियर। चलिए एक्सरसाइज नंबर 5B, ये भी आपको अपनी किताब से क्वेश्चन दिया गया है, आपको खुद करना है। इज दैट क्लियर। अगला देखते हैं, डू योरसेल्फ यानी आपको खुद करना है। एक्सरसाइज 5C, डू योरसेल्फ, ये भी आपको अपने आप करना है, कॉपी में दिया, किताब में दिया हुआ है, आपको अपने आप करना है। बाकी नहीं समझ में आएगा तो मुझसे पूछना है। आ रही बात समझ में। एक्सरसाइज 5D, ये भी आपको अपने आप करना है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे पूछना है। इज दैट क्लियर। चलिए अब है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस है जो जिसकी शुरुआत हम लोग कल से करेंगे। फिर मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।